हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तृप्ति पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर में आपकी आपकी अपनी क्लास में स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षाओं में हमने समाजशास्त्र का अर्थ, प्रकृति और विषय क्षेत्र के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी। उसी आधार पर आज हम समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करेंगे। अधिकांश विद्वान विषय क्षेत्र एवं विषय वस्तु में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते, परंतु सत्यता यही है कि दोनों में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। सामान्य दृष्टि से विषय क्षेत्र का तात्पर्य उन निश्चित सीमाओं से होता है जहाँ तक किसी भी विषय का विस्तार होता है अथवा हो सकता है, परंतु बात जब विषय वस्तु की हो तो इसका तात्पर्य उन निश्चित तथ्यों से होता है जिनका अध्ययन किसी भी विषय विशेष में किया जाता है। इसीलिए जरूरी यह है कि विभिन्न समाजशास्त्रियों के विचारों पर चर्चा की जाए। तो आइए हम विभिन्न विद्वानों के विचारों से अवगत होने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं इमाइल दुर्खिम के विचार। इमाइल दुर्खिम ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु में सामाजिक तथ्यों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया है। दुर्खिम के अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु में कुछ विषय वस्तुओं का शामिल होना आवश्यक है। सर्वप्रथम उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र में सामाजिक स्वरूप शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। सामाजिक स्वरूप शास्त्र के अंतर्गत दुर्खिम का तात्पर्य है कि मानव जीवन पर भौगोलिक प्रभावों तथा सामाजिक संरचना एवं संगठन पर उनके पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन और उनके मध्य पाए जाने वाले संबंधों को समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु माना है। दुर्खिम ने जनसंख्या संबंधी समस्त समस्याओं जैसे जनसंख्या का आकार, घनत्व तथा वितरण आदि पर भी विस्तार से चर्चा की है। दुर्खिम का ये कहना है कि भौगोलिक वातावरण मानव जीवन को बहुत गहराई से प्रभावित करते हैं और उसका सामाजिक संरचना एवं संगठन पर गहन प्रभाव देखा जा सकता है। आपने देखा होगा कि जहाँ पर भौगोलिक पर्यावरण या वातावरण मानव के अनुकूल नहीं है, जैसे अंटार्कटिका इत्यादि, तो वहाँ पर मानव जीवन काफ़ी हद तक सीमित है और वहाँ पे विकास के लक्षण बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर भौगोलिक पर्यावरण मानव के अनुकूल है, वहाँ पर आप देखते हैं कि विकास बहुत ज़्यादा दृष्टिगोचर होता है। वहाँ की सामाजिक संरचना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और वहाँ पे सामाजिक संबंध भी बहुत क्लोज होते हैं। और इसी प्रकार से जनसंख्या यदि बहुत ज़्यादा हो तो भी समाज में समस्या उत्पन्न होती है। अगर घनत्व बहुत ज़्यादा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो भी उसका समाज पर प्रभाव पड़ता है। और इस प्रकार से आपने समाज के स्वरूप का निर्धारण करने वाले तत्वों का अध्ययन करने पर विशेष बल दिया है। आगे हम देखते हैं कि दुर्खिम ने सामाजिक शरीर शास्त्र, जिसे उन्होंने सोशल फिजियोलॉजी कहा है, और ये कहा है कि वे तत्व जो समाज रूपी शरीर का निर्माण करते हैं, जैसे धर्म, भाषा, कानून, परिवार इत्यादि, उनका कहना यह है कि इन्हीं तथ्यों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाना आवश्यक है और ये सभी विषय समाजशास्त्र की विशिष्ट शाखाओं के रूप में आज के समय में विकसित हो चुके हैं। आगे उन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामान्य समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाना चाहिए। वे तत्व जो कि सामाजिक जीवन की स्थिरता और निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, इन्हीं सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने पर उन्होंने जोर दिया है और कहा है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के लिए भी इन तथ्यों का काफ़ी महत्व होता है। आगे हम देखते हैं
कि समाज शास्त्र की विषय वस्तु में जिन्स वर्ग के क्या विचार हैं। तो जिन्स वर्ग ने भी यही कहा है कि जैसे कि दुर्खिम ने कहा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक स्वरूप शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि समाज के आकार, प्रकार तथा स्वरूप को स्पष्ट करने वाली विशेषताओं जैसे जनसंख्या के गुणों इत्यादि का अध्ययन, जो कि सामाजिक संरचना के निर्माणक अंग होते हैं, इनका अध्ययन किया जाना चाहिए। दुर्खिम ने आगे कहा है कि सामाजिक नियंत्रण का भी अध्ययन करना चाहिए। आपके अनुसार वे तत्व जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करते हैं और समाज के लोगों के व्यवहारों को व्यवस्थित और स्थिर करते हैं, उनका अध्ययन करना अति आवश्यक है। जैसे प्रथा, परंपरा, जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून, धर्म, नैतिकता इत्यादि। यदि इनका अध्ययन नहीं किया जाएगा तो समाज में स्थिरता शायद नहीं हो पाएगी। आगे आपने कहा है कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करना अति आवश्यक है। इन्होंने ये कहा है कि एक व्यक्ति और समूह के बीच में होने वाली क्रिया, प्रतिक्रिया और परिणाम स्वरूप होने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन ही सामाजिक संबंधों का आधार है, जो सामाजिक जीवन में और सामाजिक प्रक्रियाओं के रूप में सदैव मौजूद हैं। और इसके अंतर्गत उन्होंने सहयोग, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष, समायोजन, सात्मीकरण इत्यादि का अध्ययन करने पर जोर दिया है, बल दिया है और कहा है कि यही समाजशास्त्र की विषय वस्तु हैं। आगे आपने कहा है कि सामाजिक व्याधिकी का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात वे तत्व जो सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करती हैं या समाज में बाधा उत्पन्न करती हैं। व्याधि का अर्थ रोग होता है। इसका मतलब यह है कि वे तत्व जो समाज के लिए रोग साबित होते हैं, बीमारी हैं, ऐसे तत्वों का अध्ययन सामाजिक व्याधिकी के रूप में समाजशास्त्र की विषय वस्तु के रूप में किया जाना चाहिए। जैसे बेरोजगारी है, हत्या है, बलात्कार है, आत्महत्या है, व्यक्तिगत विघटन है, बाल अपराध है, निर्धनता है। इन तत्वों का अध्ययन करने की बात जिन्स वर्ग ने भी कही है। आगे हम देखते हैं कि केरन्स के क्या विचार हैं। केरन्स ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अनेक भागों में विभाजित करके समाजशास्त्र की विषय वस्तु को समझाने का और एनालिसिस करने का प्रयास किया है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि केरन्स ने कहा है कि मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करना चाहिए। मानवीय क्रियाओं से उनका तात्पर्य है शारीरिक एवं मानसिक क्रियाएं। यही क्रियाएं सामाजिक प्रक्रियाएं हैं और इनका अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। आगे केरन्स कहते हैं कि सामाजिक संगठन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन का भी अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाना चाहिए, अर्थात जो समाज को ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं, बनाए रखते हैं, जैसे परिवार, जाति तथा अन्य सामाजिक समूह और संगठन। इनसे मिलकर के ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है और इन्हीं सामाजिक संगठनों का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। आगे केरन्स कहते हैं कि सामाजिक संस्थाएं, ये सामाजिक संस्थाएं सामाजिक संबंधों और व्यवहारों को, मानव व्यवहारों को प्रभावित करती हैं। और जैसे आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं, आर्थिक, राजनैतिक संस्थाएं होती हैं। इन संस्थाओं का अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए। आगे केरन्स ने भी कहा है कि समाजशास्त्र को सामाजिक नियंत्रण का भी अध्ययन करना चाहिए, जो समाज में व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रण करते हैं, ऐसे साधनों का, जैसे परिवार है, कानून है, प्रथा है, धर्म है इत्यादि। ये हमारे व्यवहारों को नियंत्रण करते हैं और इसीलिए इन तत्वों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। केरन्स ने आगे ये भी कहा है कि सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन भी समाजशास्त्र को करना चाहिए, क्योंकि समाज जो है लगातार निरंतर परिवर्तित होते रहता है और हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि परिवर्तन क्या है, कहाँ हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। तो इन तमाम तथ्यों का अध्ययन समाजशास्त्र के अंतर्गत करना आवश्यक है। आगे केरन्स कहते हैं कि सामाजिक संहिताओं, सोशल कोड का अध्ययन करना चाहिए। सोशल कोड से तात्पर्य है कि वे तत्व जो समाज में नियमों का पालन
करवाने का प्रयास करते हैं। आजकल के ख़ास तौर से जटिल समाजों में, जिसे हम सेकेंडरी सोसाइटी कहते हैं, सेकेंडरी ग्रुप कहते हैं, जहाँ पर सेकेंडरी रूल्स से काम करते हैं, और वहाँ उनका हमें अध्ययन करना चाहिए, जैसे कानून। क्योंकि यहाँ पर हम ये देखते हैं कि व्यक्ति के व्यवहारों पर कानून का ही कहना चाहिए प्रभाव पड़ता है, और वो ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। और इस प्रकार से केरन्स ने सामाजिक संगठन, संस्थाएं, नियंत्रण, परिवर्तन एवं संहिताओं की चर्चा की है, जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि इंकल्स ने समाजशास्त्र के अनेक विषय वस्तु की चर्चा की है, और एक लंबी लिस्ट तैयार करके बताने का प्रयास किया है, जिसे एक सामान्य रूपरेखा हम कह सकते हैं कि उन्होंने प्रदर्शित किया है। तो सबसे पहले उन्होंने समाजशास्त्रीय विश्लेषण के अंतर्गत मानव संस्कृति एवं समाज का अध्ययन, सामाजिक परिप्रेक्ष्य, सोशल पर्सपेक्टिव, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी इन सोशल साइंस का अध्ययन करने की बात कही है। इसके अलावा उन्होंने सामाजिक जीवन की जितनी तमाम प्राथमिक इकाइयां हैं, खास तौर से सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संबंध और मानव व्यक्तित्व, समूह, समुदाय, समितियां, संगठन, जनसंख्या तथा समाज इत्यादि का परिचयात्मक अध्ययन करने की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि आधारभूत जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जिनसे सामाजिक संरचना का निर्माण होता है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे परिवार, नातेदारी, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक एवं वैधानिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, शैक्षणिक और वैज्ञानिक संस्थाएं, मनोरंजनात्मक और कल्याण संस्थाएं, कलात्मक तथा अभिव्यक्ति संबंधी संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और इन तमाम संस्थाओं का हमें अध्ययन करना चाहिए। आगे भी कहते हैं कि कुछ मौलिक सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे विभेदीकरण और स्तरीकरण, सहयोग, समायोजन, सात्मीकरण, सामाजिक संघर्ष, संचार, मीडिया, कम्युनिकेशन, सोशलाइजेशन, एसिमिलेशन इत्यादि तथ्यों का उन्होंने कहा है कि अध्ययन करना चाहिए। आगे वे बताते हैं कि सामाजिक मूल्यों का अध्ययन, सामाजिक विचलन जैसे अपराध तथा आत्महत्या, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक एकीकरण और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना चाहिए। और स्पष्ट करते हैं कि यह एक लंबी लिस्ट है, जिसके अनुसार समाजशास्त्र की विषय वस्तु की चर्चा की जानी चाहिए, और हमको इस पे विश्लेषण करके समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार से सोरोकिन ने भी समाजशास्त्र के विषय वस्तु की चर्चा की है, और उन्होंने ये कहा है कि अनेक प्रकार की सामाजिक घटनाओं के परस्पर संबंधों का अध्ययन, जैसे धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक संबंधों का अध्ययन किया जाना चाहिए। इसके अलावा सोरोकिन ने कहा है कि सामाजिक और गैर सामाजिक घटनाओं के पारस्परिक संबंधों का भी अध्ययन समाजशास्त्र को करना चाहिए, जैसे प्राणीशास्त्र और समाजशास्त्र, इनका संबंध बहुत आवश्यक है। इनके अतिरिक्त सोरोकिन ने यह भी कहा है कि समाज में सामान्य रूप से पाई जाने वाली समस्त सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन भी समाजशास्त्र को करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और विद्वान हैं, जैसे श्री जॉर्ज सिमेल ने सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। इसके अलावा श्री र्यूटर एंड हार्ट ने कहा है कि सामाजिक विरासत, व्यक्तित्व और सामाजिक प्रक्रियाओं को समाजशास्त्र की प्रमुख अध्ययन वस्तु या विषय वस्तु के रूप में स्वीकार किया है। आगे हम देखते हैं कि समाजशास्त्र के विषय वस्तु में यदि हम और चर्चा करें तो समझ में आता है कि इंकल्स ने कहा है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु को 3 प्रमुख भागों में उन्होंने व्हाट इज सोशियोलॉजी में विभाजित करके समझाने का प्रयास किया है। प्रथम तो उन्होंने कहा है कि निष्कर्ष रूप में हम इसको कह भी सकते हैं कि समाजशास्त्र को की विषय वस्तु में समाज के अध्ययन के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। आपके अनुसार समाजशास्त्र समाज के किसी विशिष्ट भाग का अध्ययन न करके उनकी समग्रता का अध्ययन करता है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि संस्थाओं का अध्ययन करने के रूप में समाजशास्त्र परिवार, धर्म,
पाठशाला तथा राजनीतिक दल इत्यादि विषयों को समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु के रूप में स्वीकार करते हैं। आगे हम देखते हैं कि तीसरी विषय वस्तु के रूप में उन्होंने सामाजिक संबंधों को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है और कहा है कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध ही है, क्योंकि सामाजिक संबंध ही समाजशास्त्र की प्रमुख विषय वस्तु हो सकती है। और इसीलिए मैकआइवर और पेज ने भी कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। और इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंधों के इसी जाल को हम समाज कहते हैं। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का गहराई से अध्ययन करता है और सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है तथा सामाजिक क्रियाओं का आधार भी हम ये देखते हैं कि सामाजिक संबंध है। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जैसे कि मैकआइवर एंड पेज ने निष्कर्ष के रूप में लिखा है कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारा संबंध सामाजिक संबंधों से है, इस कारण नहीं कि वे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक हैं, बल्कि इस कारण से कि वे सामाजिक भी हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु काफ़ी व्यापक है और इस व्यापकता में भी हम निष्कर्ष रूप से कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की विषय वस्तु सामाजिक संबंध है। आशा है कि आपको समाजशास्त्र की विषय वस्तु समझ में आ रही होगी और आप इसे एनालाइज करें, अध्ययन करें, पढ़ें और बार बार इसको देखें वीडियो को, ताकि आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। जितने बार आप इसे पढ़ेंगे आपको विषय वस्तु अधिक से अच्छे से क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक एवं शेयर ज़रूर करें ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। घर में रहें, सेफ रहें और आगे से पढ़ाई करें।